नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु बीए पाठ्यक्रम की हिंदी साहित्य की क्लास लेकर के उपस्थित हूं, जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की प्रश्न श्रृंखला है। उसमें आप लोगों को कुछ अच्छे प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ और मैं प्रश्नों की श्रृंखला को एक लाइन से चलाऊंगा। उनमें से जो भी बहुत ही मोस्ट हैं उनको भी आपको बताता जाऊंगा और आगे जैसे ही आपके 1-2 दिवस गुजरेंगे उसके पश्चात मैं आपको पूरी मोस्ट प्रश्नों की सुपर 100 क्लास भी दूंगा, जिससे कि आप लोग पूरा पढ़ करके पूरा सारा अध्ययन कर लेंगे। और अभी मैं वर्तमान में आपको पूरे सिलेबस से रूबरू करवाऊंगा और जिसमें आप लोगों को तरोताज़ा हो जाना है, क्योंकि हिंदी साहित्य जो भी बच्चे लिए हुए हैं उनके लिए यह कठिन समय है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बन के आ रहे हैं। किस तरीके से प्रश्न बन के आएंगे यह आपको समझना होगा। तो चलिए आप लोगों के आज के पहले नंबर के प्रश्न से मैं शुरुआत कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा डिमांड करने के पश्चात मैंने अपनी टीम से बार बार निवेदन किया कि इस सब्जेक्ट पर भी फोकस किया जाए, जिससे कि बच्चों की डिमांड आ रही है। वह कंटिन्यू मुझको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह प्रयास मैं कर रहा हूं। चलिए आप लोगों को आज के पहले नंबर के हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से रूबरू करवाते हुए प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करता हूं। और यदि हमारी मेहनत और हमारी ऊर्जा आपको और बढ़ानी है तो हमको, यदि जो नए स्टूडेंट हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें और ओल्ड स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट हमारे क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करता हूँ। लीजिए पहला नंबर का प्रश्न दिया गया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? आपको बताना मैथिली शरण गुप्त साहब जो हैं किस काल के कवि हैं। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के, आधुनिक काल के। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें और हम आपके प्रश्नों की श्रृंखला को स्पीड में ही जवाब दे लेंगे और स्पीड में ही हम भी जवाब देंगे, क्योंकि हमें समय कम देना है और प्रश्न श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पहले नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें मैथिली शरण गुप्त जो हैं वह आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, आधुनिक काल के कवि कहे जाते हैं। यह याद रखना है, भक्ति काल के हैं, ना वीर गाथा काल के, ना रीति काल के, यह आधुनिक काल के कवि हैं, तो इसलिए इसका दा पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि माने जाते हैं। किस युग के कवि माने जाते हैं आपको बताना है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के तो कवि हैं, लेकिन आधुनिक काल के में भी पार्टीशन है। उस आधुनिक काल के पार्टीशन में से किस युग में उन्होंने कविता पाठ किया है, किस युग में वो रहे हैं, तो आपको उस युग का भी बताना है नाम। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे नंबर का आपको बता दूं, यह द्विवेदी युग के कवि हैं। इनको कहा जाए तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल के कवि होने के साथ साथ आप जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं, उनका यह एक परिचय है और आप आधुनिक काल के कवि हैं यह भी कहा जा सकता है। प्रश्न दोनों प्रकार से आ जाए तो किसी प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। यह आपका दूसरा नंबर जो बिंदु मैंने बताया, दूसरा पॉइंट मेरे क्वेश्चन, इसको आप वेरी मोस्ट भी लगा करके रख लीजिए, हो सकता है यह आपके पेपर में रखा हुआ मिल जाए। लीजिए तीसरा नंबर दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था? सेठ रामलाल, सेठ करोड़ीलाल, सेठ रामचरण, सेठ गणपत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त साहब के पिता का नाम जो था वह क्या था आपको बताना है। तो आपको बता दूं उनके पिता का नाम था सेठ रामचरण। सेठ रामचरण उनके पिता का नाम था। सा पार्ट आपका सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म
किस सन में हुआ था। यह मैथिली शरण का जन्म कब हुआ था। आपकी स्क्रीन पर दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है। 1870 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वह किस सन में हुआ था आपको बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न है। चौथे नंबर का आपको बता दूं 1886 में हुआ था। और आपको बता दूं मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा जाता है चिरगांव जिला झांसी, सन 1886। जब मेरे सर मुझे पढ़ाते थे मैथिली शरण गुप्त के बारे में तो इस कविता लाइनों के साथ में पढ़ाते थे। आज तक उन लाइनों को मैं नहीं भूला हूँ। तो आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप रखेंगे किस तरीके से, चिरगांव जिला झांसी और सन 1886 में आपका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त साहब का। तो यह बुंदेलखंड के जन्मे हुए कवि हैं और 1886 में सन में जन्मे हैं, यह याद रखना है। चौथे नंबर का आपका बा पाठ सही है। और हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गौरवान्वित होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त हमारे क्षेत्र के जन्मे हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस सन में हुई थी, 1950 में, 1960 में, 1964 में, 1970 में। आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त साहब जो थे वह उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। 5वां नंबर प्रश्न कहता है तो जिसका उत्तर सही है 1964 में। मैथिली शरण गुप्त की जो मृत्यु हुई थी वह 1964 ईस्वी में हुई थी, यह आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न कहता है मैथिली शरण गुप्त का कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको यह आसान सा प्रश्न है जो मैंने 2 पंक्तियों की लाइन में आपको पूर्व में बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स को भर दिए होंगे। आशा करता हूँ कि मेरे जवाब देने से पूर्व आप इस 6वें नंबर के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में भर देंगे जैसे ही आपके सामने यह प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 लाइनों के साथ में याद भी करवा दिया है कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में सूक्ष्म परिचय की चर्चा की जाए तो मैथिली शरण के बारे में यही है, चिरगांव जिला झांसी, सन 1886। इसलिए याद रखना है। तो चिरगांव आप पाठ सही है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो कहाँ के रहने वाले थे तो चिरगांव के रहने वाले थे और जिला झांसी जो लगता है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया 7वें नंबर का, मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे। मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु के तौर पर किसे मानते थे वह भी आपको बताना है। इसमें प्रश्न में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामदेव, श्रीहरि। 7वां नंबर प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। तो आपको याद रखना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और आपको पता है कि द्विवेदी युग में आपने कार्य किया है, द्विवेदी युग में काव्य पाठ किया है, तो उस दौरान महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रखना ही होगा। तो उनको आप गुरु मानते थे। उनके गुरु मानने के बाद ही आपने काव्य पाठ समझ लीजिए शुरू किया है। उन्हीं को देखते हुए एक कहा जाए तो हम किसी भी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप गुरु को अपने जरूर स्मरण करते हैं। साकेत के रचनाकार के तौर पर कहा जाए तो किस विद्वान का नाम आता है आपको बताना है। किस कवि का आता है, जयशंकर प्रसाद का, सियाराम सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, अयोध्या सिंह हरिऔध का। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 8वें नंबर का, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। इसका जो उत्तर सही है, साकेत के रचनाकार के तौर पर कहे जाए तो मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। अगला पाठ है, अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, साकेत महाकाव्य पर गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत रत्न, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, पारितोषिक या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह भी जानने योग्य है। बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। आपको बता दूं 9वें नंबर का मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ था साकेत महाकाव्य के ऊपर गुप्त जी को, यह याद रखना होगा। सा पाठ आपका सही है 9वें नंबर का। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न कहता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। रचित महाकाव्य का नाम है गुप्त जी
द्वारा, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा यशोधरा, जयद्रथ व्रत, वध और साकेत या पंचवटी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 10वें नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है। तो 10वें नंबर का आपको बता दूं, इसका उत्तर सही है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है तो साकेत नाम है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा महाकाव्य रचित किया गया था, जो कि 10वें नंबर का आपका सापाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वें नंबर का, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है? इनमें से कौन सा जो ग्रंथ काव्य ग्रंथ है वह मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? बाकी सभी उनके हैं। साकेत, विष्णुप्रिया, कनुप्रिया, यशोधरा। तो आपको याद रखना होगा मैथिली शरण गुप्त के कौन से काव्य ग्रंथ हैं जो कि उनके द्वारा रचित हैं, बाकी इनमें से नहीं है एक। तो ऐसा बताना है। 11वें नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें कनुप्रिया इनका नहीं है, जबकि साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा या इनके ही काव्य ग्रंथ हैं, जबकि कनुप्रिया इनका नहीं है। सापाठ इसका उत्तर सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, ध्यान दें। साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तक काव्य। 12वें नंबर का आपको जवाब देना है। 12वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं स्पीड में ही जवाब देंगे। महाकाव्य साकेत का काव्य रूप है तो महाकाव्य है। आपको पूर्व में भी इसी तरीके का प्रश्न दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके है, तो महाकाव्य है, याद रखना होगा। केवल भाषा का अंतर है। लीजिए 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कहता है? साकेत किस भाषा में लिखा गया है? साकेत किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में, अवधी में, बुंदेली में, खड़ी बोली, हिंदी में। आपको बताना है साकेत जो है उसकी भाषा क्या है। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है 13वें नंबर का प्रश्न। तो जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया साकेत महाकाव्य, यह याद रखना होगा। 13वें नंबर का द पाठ सही है। इसलिए आप लोग एक एक बिंदु को याद रखें। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से याद रख रहे होंगे। 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? रसिक, रसिकेंद्र या दिनकर या हरिओत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था आपको बताना है। रसिक, रसिकेंद्र, दिनकर और हरिओत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, जवाब दें। 14वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही है वह है रसिकेंद्र। इनमें से मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? तो रसिकेंद्र नाम था। बापाठ सही है। 14वें नंबर का बापाठ सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या कहता है? मैथिली शरण गुप्त की अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके 15वां अंक आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या कह रहा है? ध्यान दें। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अंग्रेज सरकार ने जो जब्त कर ली थी वह कौन सी कृति है? साकेत, अनद, किसान, भारत भारती। आपको बताना है, यह बहुत ही मोस्ट समझ लीजिए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति या कौन सी रचना है जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? साकेत, अनद, किसान, भारत भारती। चारों ऑप्शन दिए गए। 15वें नंबर का प्रश्न है। तो आपको बता दें किसान जो उनकी एक कृति थी उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, इसलिए इसका सापाठ सही है। हम आपके उज्जवल और इसकी कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 16वां नंबर, गुप्त जी की कौन सी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपी थी? कौन सी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपी थी? हेमंत, चारूचंद की चंचल किरणें, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया और दोनों ओर प्रेम पतला। आपको बताना पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 16वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको कि गुप्त जी की कौन सी रचना जो है सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपी थी? तो हेमंत जो दिया गया है इसका ए पार्ट सही है। आपको बता दूं आ पार्ट सही है। हेमंत। गुप्त जी की कौन सी रचना जो सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपी थी वह थी हेमंत। यानी हेमंत जो रचना थी वह छपी थी सरस्वती पत्रिका में। याद रखना है। 16वें नंबर का आपका आ पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 17वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कहता है? ध्यान दें।
सरस्वती से पहले मैथिली शरण गुप्त की रचना किस पत्रिका में छपा करती थी? सरस्वती पत्रिका के पहले जो थी वह मैथिली शरण गुप्त की उस समय जो रचनाएं थी वह किस पत्रिका में छपा करती थी? उस पत्रिका का नाम बताना है चांद, माधुरी, वैश्यापकारक या विशाल भारत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 17वें नंबर का आपको जवाब देना है। 17वें नंबर का आपको बता दूं वैश्योपकारक है एक कहा जाए तो सा पार्ट इसका सही है। सा पार्ट आपको जवाब देना था। इसका 17वें नंबर का सा ऑप्शन सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर का साकेत किसका नाम है? साकेत किसका नाम है? स्वर्ग, कैलाश, अयोध्या या काशी। कभी कभी जब ज़्यादा बोलते हैं तो जीभ लड़खड़ा जाती है, कई बार शब्दों में लोप होने लगता है। चलिए माफ़ी चाहता हूँ। कई बार क्लासें देनी पड़ती हैं इसलिए थोड़ा सा थकान महसूस करता हूं। और आपको बता दूं कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि कितना मेहनत के साथ हम आपको क्लास दे पा रहे हैं। वो तो मैं ही जानता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत कार्यों के बावजूद भी आपके बीच में आपकी क्लास दे पा रहा हूं, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समस्त छात्र, चाहे वह किसी भी महाविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी यानी हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के भी छात्रों, तो उनके लिए लगातार मेहनत करने का मन करता है कि हम आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस, अच्छे से अच्छे जो भी मटेरियल हो वो प्रोवाइड कराएं कि जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। क्योंकि इस बार का जो पाठ्यक्रम बदला हुआ है, एक किस्म से पेपर हो रहे हैं। तो आपको बता दूं, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बच्चों को डायरेक्ट पास कर दिया है, लेकिन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रश्न पेपर हो रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा कसम में हैं। लेकिन टेंशन ना लें, आप अच्छे तरीके से प्रश्न दें, उम्दा तरीके से प्रश्नों के जवाब दें, मज़ा आएगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपको मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन आप यदि ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपके नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। और कहा जाता है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। सुनिए, लाइनों के शब्दों में फ़र्क है। हिंदी का आप आज फ़र्क समझेंगे कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। सफलता जब हमारे हाथ लगती है तो हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, दुनिया को। और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जबकि असफलता जो होती है हमें दुनिया का परिचय करवाती है, लेकिन सफलता जो होती है वह दुनिया को हमारा परिचय करवाती है। और जब असफलता होती है हमारे पास, असफल हो जाते हैं हम, तो दुनिया का परिचय हम कर पाते हैं, यानी हमें करवाती है। इसलिए मेहनत ज़रूर करते रहें और आप लोगों को लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों के देखने का स्टाइल बहुत अच्छा है। मुझे मन भा गया कि आप लोग इसी तरीके से क्लासेस लेते रहें तो आनंद ज़रूर आएगा और लगातार आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और अपने कॉलेज, यदि आप किसी भी महाविद्यालय से अटैच हैं, तो अपने कॉलेज के प्रत्येक बच्चे को इस हिंदी की क्लास को, यदि हिंदी वो सब्जेक्ट लिए बीए में, तो उसको ज़रूर सेंड करें। उसको ज़रूर देखने के लिए आप कह सकते हैं, उसको कहें कि आप लोग देखें, आपको आनंद आएगा, अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा इतना सहयोग करिए कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का अंतिम छोर में खड़ा हुआ लड़का इस क्लास को देख पाए। हमारा लक्ष्य यही है, आप लोग हमारे लिए इतना सहयोग जरूर करें। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। साकेत किसका नाम है? स्वर्ग का, कैलाश का, अयोध्या का, काशी का। 18वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको बता दूं, अयोध्या का। साकेत जो किसका नाम के तौर पर साकेत कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत की रचना की है, तो अयोध्या को साकेत कहा है। किसका नाम है? तो साकेत जो है अयोध्या का नाम है, इसलिए सा पार्ट इसका उत्तर सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साकेत की रचना करने की प्रेरणा गुप्त जी को किससे प्राप्त हुई? तो यह रचना, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि साकेत की रचना
करने की प्रेरणा गुप्त जी को किससे प्राप्त हुई? तो यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 19वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो आपको बता दूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से यह रचना करने का जो है प्रेरणा प्राप्त हुई। यह जवाब आपका डी पार्ट यानी द पार्ट सही है इसका। 19वें नंबर का द पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सुपरफास्ट तरीके से क्लास देनी है और जल्द से जल्द देनी है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर मैथिली शरण गुप्त ने किस काव्य की रचना की? अनध की, द्वापर की, झंकार की, यशोधरा की। चारों ऑप्शन दिए गए। 20वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आप वेरी मोस्ट की श्रृंखला में जरूर ले लें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर मैथिली शरण गुप्त ने किस काव्य की रचना की? 20वें नंबर का प्रश्न है, आप लोगों को जवाब देना है। तो यशोधरा, ध्यान रखें इसका द पार्ट सही है। तो महात्मा बुद्ध के लिए जो रचना की थी गृह त्याग वाली, तो यशोधरा इसके लिए वह ग्रंथ है, इसको याद रखना होगा। द पार्ट आपका सही है। डी ऑप्शन के रूप में लिख कर भी आ सकता है और किसी भी ऑप्शन में लिख के आ जाए, लेकिन आपको यशोधरा नहीं भूलना है। महात्मा बुद्ध गृह त्याग घटना यशोधरा याद रखें। इनमें से कौन सा गीत साकेत का है? दोनों ओर प्रेम पलता है, रुदन का हंसना ही तो गान में नीर भरी दुख की बदली, और सखी बे मुझसे कह कर जाते। इसमें से कौन सा ऐसी पंक्ति है, कौन सी ऐसी लाइन है गीत की जो साकेत से जुड़ी हुई है, साकेत महाकाव्य से जुड़ी है? आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 21वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो दोनों ओर प्रेम पलता है, इसमें आ पाठ सही है। साकेत की जो लाइनें हैं वह दोनों ओर प्रेम पलता है, यह सही है। गुप्त जी की लाइनें हैं, याद रखना है। गुप्त जी ने किसकी प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता लिखनी प्रारंभ की? तो आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 22वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 22वें नंबर का महावीर प्रसाद द्विवेदी। पूर्व में भी बता चुका हूँ, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं को गुरु मानते थे आप। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने कविता लिखना प्रारंभ की, यह याद रखना है। सा पार्ट इसका सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 23वें नंबर का प्रश्न दिया गया, ध्यान दें क्या कहा गया है। गुप्त जी ने साकेत में राम कथा के किस उपेक्षित पात्र को महत्व दिया है? केकई को, मांडवी को, उर्मिला को, शत्रुघ्न को। गुप्त जी ने साकेत में राम कथा के किस उपेक्षित पात्र को महत्व दिया है? तो आपको बताना है। यह 23वें नंबर का प्रश्न है। 23वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करता हूं कि आप लोग सही जवाब देंगे। तो उर्मिला की चर्चा की गई है। आपको याद रखना होगा कि उर्मिला जी कौन थी? प्रभु श्री भगवान राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला। गुप्त जी ने साकेत में राम कथा के किस उपेक्षित पात्र को महत्व दिया है? तो उर्मिला जी को महत्व दिया है। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, उनकी चर्चा की गई है इसमें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब वनवास गए थे प्रभु श्री राम, तो उर्मिला ही ऐसी एक पत्नी थी जिन्होंने 14 वर्ष अकेले गुजारा। और जिस तरीके से लक्ष्मण वन में रहते थे, उसी तरीके से आपने भी महल में रहते हुए उसी तरीके के आचरण किए और उसी तरीके से रहीं। यह बहुत ही एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा सकता है। साकेत को पढ़ेंगे तो आप ये सब कुछ पाएंगे। और चलिए, यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न था, इसलिए इसको शॉर्ट रूप में बता दिया है। आपको घटना से इसलिए जोड़ दिया जिससे कि आप याद रखें। साकेत के नवम सर्ग की विषय वस्तु क्या है? सीता की खोज, राम रावण युद्ध, लक्ष्मण शक्ति, उर्मिला का विरह वर्णन। आपको बताना है 24वां नंबर जो सर्ग है, नवम सर्ग है, 24वां नंबर प्रश्न दिया गया है। साकेत के नवम सर्ग में विषय वस्तु में क्या कहा गया, किसके बारे में चर्चा की गई है? 24वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो आपको बता दें, उर्मिला के विरह के वर्णन की चर्चा की गई है इसमें नवम सर्ग में। आप लोगों को यह याद रखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न चल रहे हैं और इनमें से आपको याद भी होते गए होंगे, क्योंकि आसान से प्रश्न है। हमारे होनहार स्टूडेंट हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं। आप लोग लगातार अध्ययन करेंगे तो लगातार आप लोगों को आनंद भी आएगा। मुझे भी आज हिंदी पढ़ाने में ऐसा आभास हो रहा है कि आप लोग
बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत कौन गा रहा है? लक्ष्मण, उर्मिला, सीता, राम। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं 25वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं मैं। 25वां नंबर प्रश्न कहता है, जिसका उत्तर सही है आपको बता दूं कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत कौन गा रहा है? तो सीता मैया यह गीत गा रही हैं। 25वें नंबर का सा पाठ सही है आपका, क्योंकि सीता जी जब कुटिया में थी तो राजभवन की तरह मन भाया उन्होंने गीत गाया है। यह आपका सा पाठ सही है। लेकिन 26वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया देखें, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत गुप्त जी के किस काव्य में है? किस काव्य में दिया गया है यह गीत? जयद्रथ वध में, या अनध में, या द्वापर में, या साकेत में? 26वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, तो 26वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही है साकेत में। यह मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत की चर्चा की गई है साकेत महाकाव्य में। लीजिए अगला प्रश्न दिया गया 27वां नंबर क्या कहता है? साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? आपको एक लाइन में याद होता जाएगा यदि आप कमेंट करेंगे, और मैं वादा कर सकता हूं यदि आपको इस क्लास को याद करना है तो कम से कम 2 बार यह क्लास देख लें। यही क्लास वीडियो यही मोबाइल को उठा करके रात में हो या दिन में अपनी सिर के ऊपर लगा करके बस देख लें एक वीडियो की भांति, आपको यह प्रश्न पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। आसान से प्रश्न हैं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग यह मेहनत जरूर करेंगे। यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं एक एक बिंदु का याद रखेंगे। साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 27वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। तो आपको बता दूं इसमें 12 सर्ग हैं। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। 12 महीने होते हैं, 12 सर्ग हैं। साकेत याद रखें, साकेत में 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग साकेत, साकेत 12 सर्ग महाकाव्य है साकेत, यह भी याद रखना है। और 12 सर्गों की इसमें चर्चा की गई है। चलिए 12 सर्गों में इसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न दिया गया, केकई का अनुताप साकेत के किस सर्ग में वर्णित है? केकई का अनुताप जो है किस सर्ग में वर्णित है? 8वें, 9वें, 10वें, 5वें। 28वां नंबर प्रश्न है। 28वें नंबर का आपको बता दें तो 8वें सर्ग में केकई के अनुताप की चर्चा की गई है, तो वह 8वें सर्ग में। लीजिए 29वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। साकेत महाकाव्य में किसकी विरह वेदना प्रस्तुत की गई है? सीता, द्रौपदी, राधा, उर्मिला। 29वां नंबर प्रश्न दोबारा दे दिया जा रहा है, इसमें भी उर्मिला ही सही है। साकेत महाकाव्य में किसकी विरह वेदना प्रस्तुत की गई है? तो आपको बता चुका हूँ, उर्मिला की विरह वेदना इसमें प्रस्तुत की गई है। आशा करता हूं कि आप लोग एक एक प्रश्न देख रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे कि सर जी भी आनंद के साथ पढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक प्रश्न का कमेंट जरूर करें। क्लास देखें तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करते चलें। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पास में एक रफ रखें। रफ में पूरे क्वेश्चन कम से कम 50 तक आप नंबर डाल लें। 1 2 3 4 5 से 50 तक डाल लें। उसमें ABCD या आवासात जितने जो भी आपको सही लगता हो तो उसको टिक कर दें ऑटोमेटिक। जब मेरे जवाब देने से पूर्व आप लिख दें तो उसमें लिख देंगे तो आप लोगों को आसानी होगी, मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको मेहनत तभी आनंद आएगी, मेहनत जब ही आपकी रंग लाएगी जब आप तत्काल प्रभाव से आप भी जवाब देने लगेंगे। अगला प्रश्न कहता है 30वें नंबर का, साकेत नामक महाकाव्य में इनमें से किस काल की रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की। 30वां नंबर प्रश्न है। 30वें नंबर का आपको बताना है जवाब, तो इसका उत्तर बता दें द्विवेदी युग। साकेत जो नामक महाकाव्य इसकी जो रचना काल में हुई थी वह द्विवेदी युग में हुई थी, यानी पाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साकेत की रचना कब हुई? साकेत का प्रकाशन वर्ष जो है 1920, 1930, 1931, 1932। उसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है, यह वेरी मोस्ट है। तो 1920, 30, 31 और 32। 31वां नंबर प्रश्न कहता है, 31वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही 1931 में इसकी रचना का प्रकाशन हुआ था साकेत का 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहता है, चारूचंद्र की चंचल किरणें गीत में
गीत में किस काव्यकृति से संग्रहित किया गया है? पंचवटी से, यशोधरा से, द्वापर से, साकेत से। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 32वें नंबर प्रश्न की चर्चा की गई, तो 32वें नंबर का आ पाठ सही है, यानी कि पंचवटी। आपको बता दूं इसका उत्तर जो सही है पंचवटी। चारूचंद की चंचल किरणें गीत में काव्यकृति से संग्रहित किया गया है, काव्यकृति को संग्रहित किया गया तो पंचवटी। पंचवटी इसमें उत्तर सही है, आ पाठ 32वें नंबर का आ पाठ सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नुपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यय शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं में कौन सी विशेषता हो रही है? तो विशेषता कौन सी है? विरोधाभास, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक और इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए। 33वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। हम चाहते हैं कि आप लोग स्पीड में जवाब दें, स्पीड में जवाब दीजिए। 33वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो विरोधाभास इसमें आ पाठ सही है, तो आपको आ पाठ सही लगाना है। इसी तरीके से आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। 34वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें, क्या कहता है? गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ पर मिला था? दोबारा यही प्रश्न आ गया है, एक बार मैं बता चुका हूँ 34वें नंबर प्रश्न को, आपको बताना है। साकेत के लिए यह मंगला प्रसाद पारितोषिक ग्रंथ के तौर पर इसे जो पुरस्कार मिला था वह पुरस्कार मिला था साकेत महाकाव्य के ऊपर, और पुरस्कार का नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला 35वां नंबर प्रश्न कहता है गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कि कालानुसरण की क्षमता। यह कथन किस आलोचक का है? किस का आलोचक का है यह आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इला चंद्र जोशी का। चारों ऑप्शन दिए गए। 35वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। 35वें नंबर का आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरणम क्षमता यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कालानुसरणम क्षमता कहा गया है उनके द्वारा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है 36वां नंबर, रुदन का हंसना ही तो गान, यह गीत किस काव्यकृति का है? आपको बताना है। साकेत का, यशोधरा का, विष्णुप्रिया का, जयद्रथ व्रत का। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 36वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है, तो यह यशोधरा याद रखें। रुदन का हंसना ही तो गान, यह गीत किस काव्यकृति का है? तो यशोधरा का है, यशोधरा याद रखना है। हम आपको जल्द की कामना करते हैं, यह आप भी पाठ दे रहे होंगे जवाब। चलिए अगला 37वां नंबर प्रश्न है सखी निरख नदी की धारा नामक गीत गुप्त जी की किस काव्यकृति में संकलित है? साकेत में, द्वापर में, यशोधरा में, जयद्रथ व्रत में, वध में। चारों ऑप्शन दिए गए। 37वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 37वें नंबर का आपको जवाब देना है। इसका आ पाठ सही है, साकेत। सखी निरख नदी की धारा नामक गीत गुप्त जी की किस काव्यकृति में संकलित है? तो इसका आ पाठ सही है 37वें नंबर का, साकेत। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की कालावधि क्या है? मैथिली शरण गुप्त की कालावधि क्या है? 1886, 1964 ईस्वी, 1880, 1960 ईस्वी, 1900 से 1970 ईस्वी, या 1910 से 1810 ईस्वी, 1980 ईस्वी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? और 38वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 38वें नंबर प्रश्न का आपको बता दूं कि इसका ये पाठ सही है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की कलावधि क्या है? कलावधि क्या है? तो 1886 से लेकर के 1964 ईस्वी तक यह कलावधि है मैथिली शरण गुप्त की। आपका 38वें नंबर का ए पाठ सही है। अगला प्रश्न है 39वें नंबर का, सीता ने अपनी कुटिया में किसकी छवि अंकित की थी? किसकी छवि अंकित की थी? राम की, लक्ष्मण की, उर्मिला की, अपने पिता जनक की। आपको बताना, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है 39वें नंबर का। आपको सामान्य तौर पर यह याद भी रखना चाहिए, अच्छा प्रश्न है कि सीता ने अपनी कुटिया में किसकी छवि अंकित की थी। 39वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 39वें नंबर का आपको बता दें कि इसमें जो अंकित की थी तो वह उर्मिला की अंकित की थी। इसका 39वें नंबर का सा पाठ सही है। सीता ने अपनी कुटिया में किसकी छवि अंकित की थी? तो वह थी उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी। उनकी छवि को अंकित किया था, उनकी फोटो बनाई थी, समझ लीजिए उनकी पिक्चर बनाई थी। सीता की कुटिया रूपी राजभवन का सचिव कौन है? राम, लक्ष्मण,
भरत शत्रुघ्न। सीता की कुटिया रूपी राजभवन का सचिव के तौर पर कौन कहा जा सकता है, तो वह सचिव कौन है। 40वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है, तो आपको बता दूं इसका सचिव है लक्ष्मण। लक्ष्मण को एक सचिव रूप में कह सकते हैं राजभवन का, तो बी पार्ट सही है आपका। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते इसी तरीके से जवाब देते जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सी रचना का संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है। मैथिली शरण गुप्त से नहीं है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया या गंगावतरण। गंगावतरण आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 41वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो 41वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो गंगावतरण जो है इनकी रचना नहीं है, जबकि इनका संबंध साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया से है, जबकि गंगावतरण इनकी रचना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वें नंबर का। आओ हम कातें बुने, आओ हम कातें बुने गान की लय में, इस पंक्ति से गुप्त जी पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है। अरविंद का, विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, महात्मा गांधी का। आपको बताना 42वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। 42वें नंबर का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देंगे आशा करते हैं। महात्मा गांधी इसका उत्तर सही है। आओ हम कातें बुने गान की लय में, इस पंक्ति में गुप्त पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है, तो महात्मा गांधी जी का प्रभाव जो है इनके ऊपर परिलक्षित होता दिखता है। इसमें उत्तर आपका डी दा पार्ट यानी डी पार्ट सही है, तो आपको याद रखना होगा, इसलिए 42वें नंबर का दा पार्ट। लीजिए 43वें नंबर प्रश्न का दिया गया। राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य। राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य साकेत, कामायनी, जूही की कली या परिमल। चारों ऑप्शन बने हुए। 43वें नंबर का आ पार्ट सही है आपका साकेत। राम कथा पर आधारित खड़ी बोली का महाकाव्य है, तो आ पार्ट यानी साकेत सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है गीत किस काव्य में है, तो दोनों ओर प्रेम पलता है प्रेम यह गीत किस काव्य में है, आपको बताना। 44वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, तो आपको बता दें यह सा पार्ट सही है। पूर्व में भी यह पूछा जा चुका है कि साकेत में से इनमें से कौन सी लाइन है, तो दोनों ओर प्रेम पलता है दिया गया था, लेकिन अब उल्टा वश कर दिया गया है, याद रखना है साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी के प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम क्या है। रंग में भंग, साकेत, यशोधरा, बेतालिक। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है 45वें नंबर का, तो आपको बता दूं इसका उत्तर जो सही है रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त ने प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम जो है, प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम है उनके रंग में भंग। यह याद रखना है, यह मोस्ट क्वेश्चन भी है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका उत्तर जो सही है रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ के तौर पर देखा जा सकता है, यह प्रथम काव्य ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। भारत भारती के प्रकाशन वर्ष कौन सा है। भारत भारती के प्रकाशन वर्ष 1909, 1912, 1914, 1918। चारों ऑप्शन दिए गए। 46वें नंबर का आपको जवाब देना है। 46वें नंबर का आपको बता दूं, जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है 1912 भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912। बहुत बधाई। हम आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, स्पीड में जवाब दे रहे होंगे। तो 46वें नंबर का जो जवाब सही हो वह बापार्ट 1912 है। आप लोग इसी तरीके से जवाब देते जाएं और आप क्लास को ज़रूर लाइक कर लें। यदि लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर लें। प्रत्येक स्टूडेंट्स, मेरे छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे लिए डियर स्टूडेंट, और आपको बता दूं कि आप मेरे छोटे भाई बहन समान हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो इस प्रश्न श्रृंखला में देखेंगे तो आप लोगों को याद होने के लिए पूरे तरीके की हमारी योजना है। आप 2 बार देखिए क्लास को, याद हो जाएगा। तीसरी बार आप क्लास में ऑटोमेटिक आप 100% क्वेश्चनों के आंसर आप सही देंगे, मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन आप देखेंगे तभी, दिल से देखें, माइंड फ्री होकर के देखें, चाहे सोते समय देखें, चाहे सुबह जागने के पहले देखें, चाहे दोपहर में देखें, चाहे आप कोई काम कर रहे हों, चाहे आप खाना बना रहे हों, और चाहे हमारे भाई बहन कोई भी काम करने कहीं पर गए हों, वहाँ पर भी यदि आप आध घंटे का वीडियो देख लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए या लंच टाइम में आप लोग पास हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग योजना बना के पढ़ते रहिए। और बहनें हमारी तो ऐसी हैं कि वो खाना बनाते टाइम ही क्लास को ऑन कर दें और देखती रहें तो याद हो जाएंगे प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त ने कितने कहा गया, इसमें जो पहले का उत्तर था 46वें नंबर का 1912 आपका सही है। 47वें नंबर प्रश्न दिया गया, मैथिली शरण गुप्त ने कितने खंड काव्यों की रचना की। तो कितने खंड
खंड काव्यों की रचना की? 19, 15, 11, 20 चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यह भी मोस्ट है, यह भी वेरी मोस्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या लिख कर रख लें। तो रचना में खंड काव्यों की रचना की है, आपको बताना है 19, 15, 11, 20 चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 47वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो 19 सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या भारतेंदु कौन कवि है? तो आपको बताना है 48वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। इसका जो उत्तर सही है वह जिनकी अभी तक चर्चा कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त साहब। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि के तौर पर देखे जाएं तो मैथिली शरण गुप्त का नाम याद आता है। यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लें और नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि वेरी मोस्ट में जो बता रहा हूँ वह जरूर आपको लास्ट टाइम में देखने ही होंगे। मैथिली शरण गुप्त कृत किस महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? तो वह आपको बताना है कौन सी ऐसी उनकी कृति है जिसको हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। यशोधरा को, जय भारत को, साकेत को, जय द्रथबद्ध को चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 49वां नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप लोग जवाब जरूर दे रहे होंगे। तो जय भारत कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त कृत किस महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? तो जय भारत यह रचना है। इसका बा पाठ सही है 49वें नंबर का। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है? यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है। साकेत, जय भारत, अर्जन और विसर्जन, रंग में भंग चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 50वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। तो आपको बता दूं अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी का द्रष्टव्य यानी दृष्टि मिलती है, आपको देखने को मिलेगा। तो वह अर्जन और विसर्जन नाम की रचना में गुप्त जी की, यह याद रखना है, सा पाठ इसका सही है। गुप्त जी की रहस्यवादी रचना की चर्चा की जाए तो वह कौन सी है? साकेत, पंचवटी, झंकार, जय भारत। 51 नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ, 51वें नंबर का जवाब देना है। तो इसका जो उत्तर सही है वह है झंकार। गुप्त जी की रहस्यवादी रचना जो सही है वह है झंकार इसका उत्तर सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। 52वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। मैथिली शरण गुप्त कृत किस महाकाव्य की प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्यिक उपेक्षिता नामक लेख है? जय भारत, यशोधरा, रंग में भंग या साकेत चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 52वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। तो आपको बताना है इसका उत्तर सही है साकेत। मैथिली शरण गुप्त कृत किस महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षिता नामक लेख है? जिसका उत्तर सही है साकेत। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसका डी पार्ट सही है, दा पार्ट सही है। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, साकेत का प्रथम सर्ग जो आरंभ होता है गणेश वंदना, दुर्गा स्तुति, सरस्वती वंदना, शिव स्तुति। साकेत का जो प्रथम सर्ग है वह आरंभ होता है किसकी वंदना या किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? 53वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से जवाब दे रहे होंगे। तो सरस्वती वंदना, साकेत का प्रथम सर्ग जो आरंभ होता है वह सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। सा पाठ इसका सही है। चलिए आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवम सर्ग में किस उपेक्षिता के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है? तो सीता, केकई, माधवी या उर्मिला चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 54वें नंबर प्रश्न की श्रृंखला है। 54वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। बस आपके 1-2 प्रश्न और बचे हैं, इसके बाद समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम समाप्त करते हैं तत्काल प्रभाव से। 54वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो उर्मिला इसका सही है। नवम सर्ग में किसकी उपेक्षिता विरह का वर्णन है? तो विरह की वर्णन जो किया गया वह है पूरे साकेत में उर्मिला जी के विरह का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न था, याद रखना है एक एक बिंदु को। साकेत के प्रथम
अष्टम द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में किसके मिलन का वर्णन है? राम और सीता, राम और भरत, लक्ष्मण और उर्मिला, उर्मिला और सीता। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 55वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, तो लक्ष्मण और उर्मिला। इसमें सा पाठ सही है, आपको बता दें इसका सा पाठ सही है, लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत के प्रथम और अष्टम और द्वादश सर्ग, प्रथम अष्टम द्वादश सर्ग में और उत्तरार्ध में किसके मिलन का वर्णन है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन है, यह आपको याद रखना होगा। सा पाठ सही है 55वें नंबर का। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वां नंबर का आ गया, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? उर्मिला का वियोग का वर्णन है, किन किन सर्गों में वर्णन है? 56वां नंबर प्रश्न है। 56वें नंबर का आपको बता दूं, इसका जो उत्तर सही है 9वें और 10वें सर्ग में 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के वियोग का वर्णन है। आप पाठ सही है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। 57 नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों से विदा लूँगा और आगे आपको और प्रश्नों की श्रृंखला से अगले क्लास में जोड़ूंगा। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य की प्रतिष्ठा किस कवि ने की? साहित्य की प्रतिष्ठा किस कवि ने की? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 57 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है मैथिली शरण गुप्त। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की है? तो यह उत्तर आपका सही है बापाट। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने। आशा करता हूँ कि बहुत ही उम्दा तरीके से क्लास देखी है और कमेंट भी किए होंगे। आप लोग कमेंट इसी तरीके से करते रहेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा जो इस क्लास तक पहुँच गए हैं, उनको अपने साथ में अध्ययनरत समस्त स्टूडेंट्स को बीए में जो हिंदी साहित्य लिए हैं या अन्य विषय लिए हैं, उन तक भी यह क्लास पहुंचानी है, क्योंकि जिनके पेपर रह गए हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की भी स्पेशल क्लास में दे रहा हूं और आप लोगों को बता दूं, आगे आप लोगों को विस्तृत क्लासें भी पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे विश्वविद्यालय में। चाहे जिस विषय के आप स्टूडेंट्स हों, सभी फैकल्टी के साथ में उपस्थित होऊंगा और आप लोगों को बहुत ही जल्द आनंद आएगा। लगातार जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। और जय हिंद साथियों, मैं विदा लेना चाहूँगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप लोग भी हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नंबर दिया गया है, फेसबुक पर भी एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हाथ बना हुआ मिलेगा और ब्लू कलर का आपका लोगो है और आपको एम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा के जितने भी हमने पीडीएफ बनाए हैं, मानवाधिकार, पर्यावरण या अन्य विषय के जिस भी विषय को, सोशोलॉजी, पॉलिटी, सभी विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।